दोस्तों बात करें हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस जी, उनका मोस्टली एक जो प्राइवेट दौरा इंडिया का था वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, प्लस प्रधानमंत्री जी ने उनको डिनर के लिए होस्ट किया, उनकी फैमिली को। अब यहाँ पर ये जो दौरा था ये मोस्टली पर्सनल था, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की उम्मीद नहीं थी कि अलग अलग चीज़ें डिस्कस होंगी। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेड टॉक्स के अंदर काफी हद तक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमें यहाँ पे देखने को मिली है एंड दोनों देश एक बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के काफी नजदीक आ चुके हैं। टैरिफ या आपके वीजा रेवोकेशन इश्यूज इनका डिस्कशन यहाँ पे नहीं हुआ। हालांकि इंडिया का जो विजन है 2047 तक विकसित भारत बनने का और जो यूएसए का विजन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, इनके लिए दोनों देश मिलकर साथ में कैसे काम कर सकते हैं, इनके ऊपर दोनों लीडर्स ने यहाँ पर डिस्कशन डेफिनेटली किया है। दोस्तों डेट है आज की 22 अप्रैल 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ सिविल सर्विस डे के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसी मौके के ऊपर हमारी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस टीम सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर अप टू 80% ऑफ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि 21 से 23 अप्रैल के बीच में वैलिड है। तो दोस्तों आप के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके लिंक्स डाल दिए हैं सारे पर्टिकुलर कोर्सेज के, तो आप जाकर उनके अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमें अंडरस्टैंड करना है वो है कोक ब्रोक लैंग्वेज एंड द 8th शेड्यूल डिमांड। अब आप लोग जानते होंगे जब हमें बात करता हूँ 8th शेड्यूल की, तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती हैं, है ना। हमें वो लिस्ट पता भी होनी चाहिए, यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब जब हम बात करते हैं इस 8th शेड्यूल की, तो अगर कोई लैंग्वेज इस शेड्यूल में आती है तो उस लैंग्वेज को काफी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो उस लैंग्वेज में देने के लिए। उसके साथ ही साथ सरकार उसके प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है या पैसा बढ़ा भी देती है इनफैक्ट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो नेशनल एंड स्टेट लेवल के ऊपर एजुकेशन, कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसका काफी महत्वपूर्ण यूज हमें देखने को मिल जाता है। तो दरअसल में ना जो त्रिपुरा के लोग हैं उनकी ये डिमांड है कि उनकी लैंग्वेज को भी आप 8th शेड्यूल में ऐड करिए, राइट। अब ये जो लैंग्वेज है आप नोटिस कर पाओगे, इसका मतलब होता है कोक का मतलब होता है वर्बल एंड बोरोक का मतलब होता है लोग। तो कोक ब्रोक जो वर्ड है वो वहीं से आया है कि जो त्रिपुरा के लोकल लोग हैं जो वर्बली बातचीत करने के लिए जो मोस्टली भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कोक ब्रोक लैंग्वेज ही है। तो जो त्रिपुरी लोग हैं ना वो इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इट फंक्शंस एज द लिंगुआ फ्रेंका। अब ये लिंगुआ फ्रेंका का मतलब क्या होता है? देखो वो भाषा जो नॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए लोगों के द्वारा इस्तेमाल करी जाती है उसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रेंका। तो बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, जैसे देव बर्मा, ठीक है, रियांग, जमातिया, नुआतिया, कलाई, रुपीनी, ठीक है ना, मूरा सिंह, उचोई, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको जो कम्युनिटीज देखने को मिलेंगी ये यहाँ पर इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं और ये लैंग्वेज तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है। एंड साथ ही साथ ये स्टेट लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा में से एक रिकॉग्नाइज्ड आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ये लिखी जाती है बंगाली स्क्रिप्ट के अंदर, पर साथ ही साथ अगर हम बात करें देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट के अंदर भी इसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो उनकी डिमांड थी, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अगर कोई लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज, जैसे आप मैंने बताया ना कोक ब्रोक लैंग्वेज त्रिपुरा की स्टेट लैंग्वेजेस में से एक है, तो अगर कोई लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज बनती है तो डेफिनेटली आप नोटिस कर पाओगे ऑफिशियल बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए एंड लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए उस लैंग्वेज का उस रीजन या उस स्टेट के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो राज्यों के पास पावर होती है कि वो अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज इस तरह से चूज कर पाए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज यूनेस्को एड्स 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क आखिर होते क्या हैं। दोस्तों यूनेस्को ना जैसे बहुत सारी चीजें मेंटेन करता है, आप सबने सुना ही होगा, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था जो लैंग्वेज डेंजर में होती हैं उसकी लिस्ट मेंटेन करता है। इसी तरह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो आप जानते होंगे, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो भी आप लोग जानते होंगे। उसी तरह से ना यूनेस्को ने 2015 में क्या इंट्रोड्यूस किया था, दे इंट्रोड्यूस्ड यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क एज अ की कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल जियो साइंसेस एंड जियो पार्क्स प्रोग्राम। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ? देखो हम ना, हमारा कोई ऐसा रीजन जो जियोलॉजिकल हेरिटेज उसमें काफी अच्छी खासी है,
साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, प्लस आपका हो सकता है कि वो एजुकेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो दैट इज़ वाई वी वांट टू प्रोटेक्ट इट, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे अदरवाइज आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे जिसकी जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ना यही हम इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि आपके एरियाज को हम यहाँ पे प्रोटेक्शन के अंदर डालें। तो ग्लोबल जियो पार्क हम उसी को बोलते हैं, 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था और पर्पस यही है कि ग्लोबल हेरिटेज जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है उसको हम रिकॉग्नाइज करें ताकि उसका प्रोटेक्शन और उसका मैनेजमेंट थोड़ा आसान हो पाए, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ग्लोबल जियो पार्क होगा, हेरिटेज कंजर्वेशन का काम भी करेगा, एजुकेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट और सस्टेनेबल टूरिज्म भी होगा। डेफिनेटली यूनेस्को ही ये काम सारा का सारा देखता है और एक बार किसी जगह को इस तरह से यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस मिल गया तो परमानेंट नहीं होता, 4 साल बाद उसको फिर से रीअसेस किया जाता है कि क्या अभी भी वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान ये रखना, इट इज नॉट द सेम एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड इनफैक्ट ये तो आप ऐसे भी समझ जाओगे, इंडिया में तो आई थिंक अब तो 40 से ऊपर है ये जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आई थिंक 43 के आसपास हैं। पर अगर हम बात करते हैं इंडिया में ग्लोबल जियो पार्क की, देन देयर इज नो ग्लोबल जियो पार्क इन इंडिया, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक अलग चीज होती है, ग्लोबल जियो पार्क एक अलग चीज होती है। भारत के अंदर कोई भी ग्लोबल जियो पार्क आपको नहीं देखने को मिलता। बाकी आप नोटिस कर पाओगे, आपको मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए जो ग्लोबल जियो नेटवर्क की, ताकि आप यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क आपके यहाँ पे बनाया जा पाए, ठीक है। तो अभी पता क्या हुआ है, अभी तक ना दरअसल में 213 ग्लोबल जियो पार्क थे दुनिया भर के अंदर, अब 16 नई और साइट्स ऐड हो गई हैं, तो टोटल हो चुकी हैं 229 साइट्स। तो ये जो 229 साइट्स हैं ये 50 कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि भारत के अंदर ऐसी कोई भी साइट नहीं है जो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का हिस्सा हो। बाकी जो नई 16 साइट्स हुई हैं उनमें आप नोटिस कर पाओगे, नॉर्थ कोरिया के अंदर पहली बार एक साइट को ऐड किया गया है, दैट इज माउंट पेक्टू, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ओबेथरन वैली जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। उसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे चाइना के अंदर कम्बोला करके जगह है, उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। उसके अलावा भी इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, साउथ कोरिया, स्पेन, यूके, वियतनाम, टोटल इस तरह से 16 साइट्स आपने ऐड होती हुई यहाँ पे इस बार देखने को मिल रही हैं। बट भारत में कोई भी अभी तक कोई भी लिस्टेड नहीं है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के अंदर। ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। हमें डिटेल में साइट्स को नहीं पढ़ना क्योंकि इंडिया में नहीं हुई हैं, बट ग्लोबल जियो पार्क के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए थी एंड वो हमने डिस्कस भी कर लिया। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, एंड दैट इज प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एस। इसका क्या मतलब हुआ, देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ो। ये ईवी आपको दिख रहा है, ये ईवी का मतलब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एंड बाकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्यूशन लेड बाय स्टार्टअप। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया है, इस इनिशिएटिव को, ताकि हम कहीं ना कहीं डोमेस्टिक ईवी कंपोनेंट इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाए, उसको स्ट्रेंथन कर पाए। अब उसके लिए क्या करना होगा सर, स्टार्टअप्स को मदद करनी होगी, बिल्कुल। और देखो यार, स्टार्टअप्स के केस में तो क्या होता है, प्रोजेक्ट के ना जो प्रोडक्ट होता है उसके अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी कई बार सोचते होंगे यार कोई प्रोडक्ट बनाना है बढ़िया सा, तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन होती है, फिर थोड़ा वो कंसेप्ट आपके दिमाग में आता है, फिर आप चेक करते हो कि उससे कोई पर्पस आ भी रहा है, अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा, फिर आपका कहीं ना कहीं एक प्रोटोटाइप बन जाता है। बट यहाँ तक आप बिल्कुल बेसिक लेवल तक अपने एंड पे काम कर सकते हो, पर उसको सर बड़े लेवल तक लेके जाना ना कि कमर्शियल प्रोडक्ट बन जाए, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। आपके दिमाग में आइडिया है, हो सकता है आपने छोटा एक बेसिक डिजाइन बना भी लिया हो, पर उसको बड़े लेवल तक लेके जाने में काफी सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमारा ना ये जो प्रोजेक्ट ईवी वाला है, इसमें यही है कि मान लो कोई बंदा ऐसा है जो लेवल 3 या लेवल 4 तक पहुंच गया, टेक्नोलॉजी रेडीनेस उसने यहाँ तक कर लिया है, पर वो आगे 6, 7, 8 तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हम यहाँ पे उसको मदद करें। ईवी के सोल्यूशन तो है आपके पास, पर उनको बड़ा बनाने के अंदर हम यहाँ पे डेफिनेटली मदद करेंगे। तो कोई भी स्टार्टअप ऐसा है जो ईवी सोल्यूशन पे वर्क कर रहा है, आपके टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल पे 3, 4 लेवल के आसपास है, उसको हम 6, 7, 8 लेवल तक लेके जाने में मदद करेंगे। सर मदद करेंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी 50 लाख पर सिलेक्टेड स्टार्टअप की। तो स्टार्टअप्स की एलिजिबिलिटी मैंने आपको समझा दी। बाकी ये जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ई रिक्शा, ई कार्ट्स, ई बसेस, सब यहाँ पे आपको एप्लीकेबल ये देखने को मिल जाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम यही प्रोजेक्ट एवोल्यूशन ऐसा है जो कहीं ना कहीं ईवी पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। तो कोई भी स्टार्टअप जो इनके अलग अलग कंपोनेंट्स वगैरह बना रहा है, वो सब यहाँ पे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो भारत की कोशिश यही है कि देश के अंदर हम इंडिजिनियस इनोवेशन करें ईवी कंपोनेंट्स के अंदर, एंड हम जो इम्पोर्टेड मटेरियल्स हैं उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करें, ठीक है।
तो इससे कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सप्लाई चेन हमारी यहाँ पे बेहतर हो पाएगी यूजिंग दिस प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एस। राइट, आगे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो आर्यभट्ट के बारे में डिस्कस करना है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन इसका यही है क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि हमने हमारी जो पहली भारत की इंडिजीनियस बिल्ड सैटेलाइट थी ना आर्यभट्ट, उसको 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी 50th एनिवर्सरी हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब सबसे पहले तो आप इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के बारे में जान लो। अब ये जो आर्यभट्ट का नाम रखा गया सैटेलाइट, ये एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट 1 के ऊपर ही नाम इसका रखा गया है। इसको डेवलप किया था इसरो ने एंड साथ साथ इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। अब ध्यान में ये रखना है कि देखो, बना ये जो सैटेलाइट था वो इंडिया में बना था, पर इसको हमने जो लॉन्च किया था ना वो यूएसएसआर के कॉस्मोस 3M रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया था। तो कोई आपसे पूछे क्या रॉकेट भी इंडियन था? नो, हमने सैटेलाइट खुद बनाई थी, पर जो लॉन्च वाला रॉकेट था ना वो यूएसएसआर का था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द कापुस्तीन यार, जो कि आपको यूएसएसआर आज के प्रेजेंट डे रशिया में आपको जो देखने को मिलता है। अब इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड अगर आप करना चाहते हो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को, तो आप नोटिस कर पाओगे इसके 26 साइडेड क्वासी स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। और किस पर्पस के लिए था? ये एक्सरे एस्ट्रोनॉमी एक्सपेरिमेंट्स के लिए था। उसके साथ ही साथ सोलर न्यूट्रॉन एंड गामा डिटेक्शन में इसने मदद करी हमारे मिशन ने, एंड साथ साथ अपर एटमॉस्फेरिक स्टडीज हमने यहाँ पे इसके माध्यम से करी हैं। तो पहली सैटेलाइट जो प्योरली इंडिया में बनाई गई थी वो आपकी आर्यभट्ट सैटेलाइट ही हमें देखने को मिलती है। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये जो आर्यभट्ट हमने जिनके ऊपर ये नाम रखा है वो कौन थे? देखो, आर्यभट्ट की अगर मैं बात करूँ ना तो बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। 476 टू 550 CE इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। और इन्होंने ना हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया। व्हाट डू मीन बाय हीलियोसेंट्रिक? देखो यार, दो तरह की ना पहले थ्योरीज चला करती थी। एक थी जियोसेंट्रिक थ्योरी और दूसरी थी आपकी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। व्हाट इज मेंट बाय दीज थिंग्स? जियोसेंट्रिक मतलब पता क्या था? हमने कहा कि यार सोलर सिस्टम है ना, तो धरती सेंटर में है एंड बाकी सारे प्लैनेट्स उसके आसपास कहीं ना चाहिए चक्कर है, मतलब या ऐसा कह लो, या फिर अर्थ है जो सेंटर है यूनिवर्स का। ठीक है, जियोसेंट्रिक में क्या था कि जो अर्थ होगा ना, अर्थ धरती यूनिवर्स के सेंटर में है। हीलियो ने बोला नहीं भाई, जो आपका सूरज है ना, सूरज वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, एंड धरती और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास चक्कर लगाते। तो इन्होंने हीलियोसेंट्रिक जो सन सेंट्रिक मॉडल था वो इन्होंने बताया। ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम जो पाई की हम वैल्यू इस्तेमाल करते हैं वो पाई की वैल्यू इन्होंने एक्यूरेटली काफी हद तक कैलकुलेट करी। उसके साथ साथ जीरो का कॉन्सेप्ट हो गया, साइन फंक्शंस यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें सोलर इक्लिप्स हो गया, लूनर इक्लिप्स हो गया, इनको बहुत ही प्रिसाइजली इन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट किया। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इन्होंने और बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे खगोल शास्त्र के अंदर इन्होंने अपनी बातें रखी हुई हैं। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे आर्यभट्ट स्टडी उन्होंने करी ना जो नालंदा के अंदर, उसको हम खगोल शास्त्र बोलते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट है। इसके अलावा स्फेरिकल टिग्नोमेट्री हो गया, फ्रैक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वो सब चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। तो इनकी जो बुक है ना आर्यभटिया, उसी के अंदर अगर हम बात करें, एक तो आपका हो गया अलग अलग उसके 4 चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला है आपका गीतिका पदा। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है टाइम की, और टाइम के साथ ही साथ आपके जो प्लेनेटरी मोशंस की उन्होंने बात करी है। देखो, हम ना कई बार बोलते हैं ना युग चल रहा है, युग जो हम बात करते हैं कि अच्छा कल युग है, द्वापर युग है, सतयुग है, ये जो युग की बात करते हैं, तो आर्यभट्ट ने युग का कॉन्सेप्ट जो लार्ज यूनिट ऑफ टाइम है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। प्लस एट द सेम टाइम जो गणित पद की बात करें तो इसमें अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, डेसिमल वैल्यू सिस्टम और बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आज भी हम देखते हैं ना हमारे पास एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले होते हैं, तो भाई उन्होंने गणित पद के अंदर ये सब बताए हुए हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें काल क्रिया पद, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने कैलेंडर कैलकुलेशन या टाइम कैलकुलेशन की इन्होंने यहाँ पे काफी डिटेल में बात करी है। दरअसल में उन्होंने सन, मून और प्लैनेट के मूवमेंट की बात करी है, एंड उसके हिसाब से उन्होंने डे की कितनी लेंथ है, कल टाइम कैलकुलेशन हो गया, उसका क्या एप्लीकेशन है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, वो सब बताया हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें गोल पद की, गोल पद का मतलब होता है आपकी स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का। स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने क्या बात करी है? उन्होंने जो हम एंगल नहीं निकालते साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, होराइजन, एक्लिप्टिक, ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर इस बुक में यहाँ पे बता रखी हैं। तो ये सब इनका वर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दरअसल में ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ना, ये अभी हमें यूएई के अंदर होती हुई देखने को मिल रही है। दरअसल में यूएई की एयरफोर्स इसको यहाँ पर होस्ट करती है, और इसमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे इंडिया हो गया, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया,
रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरान, तो ये सब अलग-अलग देश आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके क्या होता है, कहीं न कहीं जैसे इंडिया की तरफ से एयर फ़ोर्स है, तो बाकी देशों की तरफ से भी अपनी-अपनी कंट्रीज़ की तरफ से उनकी एयर फ़ोर्स भी हमें देखने को मिलती है। तो साथ में मिलकर कहीं न कहीं बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को, कॉम्बैट स्ट्रैटेजीज़ को आपस में एक्सचेंज किया जाता है। तो इंडिया की तरफ से आपको मिग-29 फाइटर्स और जैगुआर डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएँगे, ताकि साथ मिलकर कैसे काम किया जा पाए, ये यूएई के द्वारा इस तरह से ये एक्सरसाइज़ होस्ट करी जाती है। अब भारत और यूएई के रिश्ते आप जानते होंगे बहुत बढ़िया हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रधानमंत्री मोदी जी और यूएई के जो प्रेज़िडेंट है शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान, उनके बीच में आपस में रिश्ते दोनों के डेफ़िनेटली अच्छे हैं। प्लस कहीं न कहीं हमारा जो डिफेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है इंडिया यूएई के रिश्ते का, उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है। इंडियन एयर फ़ोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस को एक तरह से बताता है। प्लस एट द सेम टाइम हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं और यूएई के क्राउन प्रिंस के बीच में जो डायलॉग हुआ था, उसको भी कहीं न कहीं ये उसी को आगे बढ़ाता है। एंड इंडिया अपने वेस्ट एशियन देशों के साथ और नेटो के जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ कहीं न कहीं अच्छे रिश्ते हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये कुछ बातें थी एक्सरसाइज़ डेज़र्ट फ्लैग 10 के बारे में। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। पर उसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा चीतास के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आप लोग जानते होंगे कि भारत में ना 1952 में चीतास को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। उससे पहले वो भारत में एग्ज़िस्ट करते थे 1948 तक, बट 1952 में हमने फॉर्मली इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया। फिर उसके बाद सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं यार, हम तो चीता मँगाएँगे, ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे चीतास को जो बाहर से मँगाया। अब इसके लिए जो अथॉरिटी थी वो थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि आपको एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिसाइड ये किया कि हम मंगाएंगे नमीबिया से, साउथ अफ्रीका से, हम यहाँ पे चीतस मंगाएंगे। दरअसल में ना आप इस बात को ध्यान रखना, चीतस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके एशियाटिक और एक होता है अफ्रीकन। एशियाटिक चीता हमने मंगाने की कोशिश करी थी, पर हमारा वो हो नहीं पाया। दरअसल में एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान में देखने को मिलते हैं और इनका नंबर अपने आप में बहुत ही कम है। इसीलिए इनका आईयूसीएन स्टेटस हमें एशियाटिक चीता का क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। तो हमने फिर अफ्रीकन चीतास मंगाई नमीबिया से, साउथ अफ्रीका से, एंड इनका नंबर ठीक-ठाक हमें आज के समय देखने को मिल जाएगा। अफ्रीकन चीता का जो आईयूसीएन स्टेटस है, वो वल्नरेबल हमें देखने को मिल जाता है। तो ध्यान में रखना है, मैंने आपको बता दिया अफ्रीकन चीता ऑल ओवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिल जाएँगे। भारत में आखिरी जो चीता था वो 1948 में साल फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कुराया डिस्ट्रिक्ट में देखा गया एंड 1952 में इसको हमने यहाँ पे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया। और चीता एकमात्र ऐसा लार्ज कार्निवोर है जो भारत से कंप्लीटली वाइप आउट हुआ है बिकॉज ऑफ ओवर हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस। और ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल माना जाता है जो कि 80 से 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे मूव करता है। चीतास दिन के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हालांकि लेपर्ड्स और लायंस की बात करें वो रात के समय ज़्यादा एक्टिव हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी इनके चीतास की बात करें तो वीनिंग होती है लगभग 4 महीने के ऊपर एंड लगभग 20 महीने की उम्र के ऊपर ये काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। चीतास फीमेल्स और उनके जो बच्चे होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं, मेल भी इकट्ठे रहते हैं या मेल अकेले भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर ये रहते हैं। तो हमने इनको कहाँ लाया था? हम लेकर आए थे इनको कुरू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था एज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ठीक है, ये तो पास्ट की बातें होगी। अभी क्या किया गया है? अभी यहाँ पर 2 चीता जिनके नाम है प्रभास और पवाक, इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है टू द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2023 में साउथ अफ्रीका से आए थे दोनों, पहले ये कूनो नेशनल पार्क में थे, अब यहाँ पर इनको शिफ्ट किया गया गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिल जाती है। हालाँकि उसका हल्का-सा बॉर्डर जो है वो राजस्थान के अंदर भी लगता है, बट बॉर्डर आपकी कौन-सी स्टेट में आएगी? दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। तो एक सेंचुरी की तरह इसको नोटिफ़ाई किया गया 1974 के अंदर। चंबल जो रिवर है ना, वो इस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के थ्रू फ्लो करती है, जो कि इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2 हिस्सों में बाँट देती है। अब आपको ध्यान पता क्या रखना है? आप लोगों ने मसाई मारा, मैंने कई बार प्रीलिम बूस्टर में भी डिस्कस किया है। ये कीनिया के अंदर आपको नेशनल रिज़र्व आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सवाना वाइल्ड आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो गांधी सागर का लैंडस्केप है ना, ये काफ़ी सिमिलर है कीनिया के इस नेशनल रिज़र्व का। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर सेंचुरी को काफ़ी आइडियल माना जा रहा है फॉर चीताज़ आफ्टर कूनो। कूनो तो में तो है ही है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर सेकंड बेस्ट हैबिटेट आपको यही माना जा रहा है। ठीक है? पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम या चैलेंज पता क्या है? यहाँ पर प्रे बेस को इकट्ठा करना बहुत चैलेंज होगा, क्योंकि चीतास को जो जिनको खाएँगे, उनकी कितनी संख्या है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। वो एक अपने आप में चैलेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, लेपर्ड पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है गांधी सागर के अंदर, तो कहीं न कहीं लेपर्ड और चीता दोनों इकट्ठे होने की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है, ये एक चैलेंज हो सकता है। बाकी चंबल रिवर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चंबल रिवर 2 हिस्सों में बाँट देती है सेंचुरी को।
तो कहीं ना कहीं इनकी मूवमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं या चैलेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी सेंचुरी का जो इकोसिस्टम है, दैट इज सवाना इकोसिस्टम, जहाँ पे ओपन ग्रासलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे और आपको वहाँ पे ड्राई डेसिडस ट्रीज आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर हम बात करें कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ की, तो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था सेनकाकू आइलैंड के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पर ना आपको सेनकाकू आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे साउथ चाइना सी के मतलब और ईस्ट चाइना सी के इधर। तो इस ये जो पर्टिकुलर आइलैंड्स है ना, ये दरअसल में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। चाइना, जापान और साथ साथ अगर मैं बात करूँ ताइवान की, इन तीनों के बीच में यहाँ पर आपके डिस्प्यूटेड आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि कंट्रोल में अभी फिलहाल जापान का है, बट कहीं ना कहीं चाइना और इवन आपका ताइवान, ये दोनों कोशिश करते हैं कि ये आइलैंड्स उनको बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जापान तो इनको सेनकाकू आइलैंड के नाम से जानता है, पर चाइना तो ये नाम रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, वो तो इसको डियायू इस नाम से यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करता है, डियायू आइलैंड्स। तो डेफिनेटली आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अगर आप इसकी बात करें ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड्स इन द ईस्ट चाइना सी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आज का आपका होमवर्क है कि ये वन कंट्री टू सिस्टम क्या होता है, क्या किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में रहता है, ये सारी डिटेल आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था FIUIND के बारे में, इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये डेफिनेटली रिपोर्ट तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल करते हैं, पर उसको होम मिनिस्टर चेयर नहीं करते, बल्कि आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयर करते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। गिनी नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ना कि राजस्थान के अंदर, तो ये भी इनकरेक्ट है। बाकी नाट्य शास्त्र डेफिनेटली भरत मुनि जी के द्वारा ही यहाँ पर ऑथर किया गया है, ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।